हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और गाइस जैसा कि आपने कमेंट किया था कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को बता दीजिए। तो गाइस उन्हीं प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे कि सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब है कि उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु के लिए कितनी मात्रा में बदलने को तैयार है, वही तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि उत्पादन स्थिर रहते हुए भी एक इनपुट को दूसरे संसाधन से कितनी मात्रा में बदला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई क्यों प्रतीत होती है, और इसमें आपको लिखना है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई इसलिए। इसको गाइस दोबारा से देखिए, यहाँ पर आप लिखोगे कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता है, वह उस वस्तु में दी गई वृद्धि के लिए दूसरी वस्तु का कम से कम त्याग करने को तैयार होता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता व्यवहार के आधुनिक सिद्धांत में एक केंद्रीय सिद्धांत है। और फिर आप लिखोगे कि सीमांत प्रतिस्थापन दर सापेक्ष सीमांत उपयोगिता को मापती है। और नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई क्यों प्रतीत होती है, और पहले आपने देखा था सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो लॉग में वहाँ पर आप लिख कर आओगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कि घटती सीमांत उत्पादों के कारण तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है। किसी भी यथार्थवादी उत्पादन तकनीक में घटते हुए सीमांत उत्पाद होने चाहिए। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर व्यवसाय अध्ययन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रमुख सिद्धांत है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, क्वेश्चन है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, ये घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब है कि उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु के लिए कितनी मात्रा में बदलने को तैयार है, वही तकनीकी प्रतिस्थापन दर कहलाती है। उत्पादन स्थिर रहते हुए भी एक इनपुट को दूसरे संसाधन में कितनी मात्रा में बदला जा सकता है। तो फर्स्ट आप इस तरह से लिखोगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग पड़ेगी सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई क्यों प्रतीत होती है, इसमें आपको लिखना है। और नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आप देख सकती हो। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं ये हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय एक नियमित कीमत पर होता है, जिसे मजदूरी कहते हैं। नेक्स्ट लिखोगे पॉइंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति किसी भी मात्रा में संपत्ति अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट लिखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति का उत्तराधिकार का अधिकार होता है। और नेक्स्ट लिखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। अगला पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपनियां बाजार में बने रहने के लिए नए और बेहतर उत्पाद पेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं। ठीक है, और इसमें आपको लिखना है, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे निजी स्वामित्व, सेकंड पॉइंट डाला है उसमें लिखोगे लाभ का उद्देश्य,
थर्ड पॉइंट लिखोगे उद्यम की आज़ादी। इसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा बाजार में लचीलापन। नेक्स्ट मूल मंत्र उत्पादन और बिक्री के लिए स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट आपको गाइस दी गई है मुख्य विशेषताएं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं ये है। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया ये ही आपका, अगर आप इतना भी लिख कर आते हो तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपका आज किया जाता है तो ऊपर जो दिया गया इसको वहाँ पर आप लिख कर आइए, आपको फुल मार्क्स ही दिए जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गाइस जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और एकदम अच्छे से एकदम व्यवस्थित क्रम में वहाँ पर आपको लिख कर आना है। फर्स्ट पॉइंट डालोगे, फिर आपको लिखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरह से वहाँ पर आप लिखोगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो और गाइस यहाँ पर जो भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विषय उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो अलग उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी देख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो इकोनॉमिक्स का पूरा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत निर्धारण कैसे होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जिस तरह यहाँ पर गाइस लॉन्ग में दिया गया है आपको भी उसी तरह से लिखना है। आप लोगों के प्रोफेसर मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण के संबंध में मांग तथा पूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे जिसे मूल्य का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, और इसमें लिखोगे यह वाद विवाद व्यर्थ है कि मूल्य वस्तु की मांग से निर्धारित होता है अथवा उसकी पूर्ति से, वास्तव में वह दोनों से निर्धारित होता है। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आप लिखोगे मांग और पूर्ति की दोनों शक्तियाँ मूल्य को निर्धारित करती है। किसी वस्तु की संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के साथ संतुलित हो जाती हैं। अर्थात जहां हम वस्तु की मांग ठीक उसकी उपयोगिता मांग की शक्तियों के पीछे कार्य करती है। उत्पादन लागत पूर्ति की शक्तियों के पीछे मांग और पूर्ति में से कौन सी शक्ति अधिक सक्रिय होती है, कितना समय मिलता है। समयावधि जितना अधिक लंबी होती है उतनी ही पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है, और समयावधि जितनी कम होती है उतना किसी वस्तु की कीमत सब उपभोक्ताओं के द्वारा की जाने वाली मांग तभी सभी फर्मों की पूर्ति से निर्धारित होती है। तो गाइस अगर यहाँ पर आप इतना लिखते हो पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है जो ऊपर आपको दिया गया है, इसके बाद नीचे जो हेडिंग आपको फर्स्ट डालनी है उसको आप लिख सकते हो कि वस्तु की मांग, ऊपर जो दिया गया प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप डायरेक्ट ये हेडिंग भी डाल सकते हो वस्तु की मांग, और इसके बाद सेकेंड हेडिंग है संतुलन कीमत। तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि आपका ये लॉन्ग में हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की मांग हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको लिखना है, और संतुलन कीमत हेडिंग डालने के बाद जो दिया गया है वो आपको उसके अंदर 2-4 लाइनें लिख देनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लीजिए कि व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य क्या है। आप लिखोगे कि जो संस्थान जिन साधारण से मुख्य रूप में जमा स्वीकार करता है या उधार देता है वह स्थान व्यापारिक बैंक के नाम से जाना जाता है। एंड गाइस इसके बाद आप लिखोगे कि बैंकिंग व्यवसाय का मुख्य काम जमा स्वीकार करना एवं उधार देना है। बैंक जन सामान्य के चेक द्वारा आहार्य जमा भी स्वीकार करती है। व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित कार्य है। फर्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि जमा स्वीकार करना। इसमें आप लिखोगे कि व्यापारिक बैंक आम जनता से 3 तरह के खाते में जमा स्वीकार करता है। ये खाते इस प्रकार है। फर्स्ट है चालू खाता, सेकंड है समाप्त जमा, और नेक्स्ट है बचत खाता। तो चालू खाते में आप लिखोगे इस प्रकार के खाते व्यावसायिक लोगों के लिए होते हैं। इनमें जमा राशि पर बैंक को ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता। इन खातों में जमा मांग देय होती है, बैंक इन पर प्रशुल्क लेता है। और नेक्स्ट आप लिखोगे इस प्रकार की जमा निश्चित समय अवधि के लिए स्वीकार की जाती है।
ये मांग जमा नहीं होती, इन जमाओं पर बैंकों को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। और नेक्स्ट लिखोगे बचत खाता जमा, इसमें आपको लिखना है कि निश्चित चेकों के साथ में भी मांग जमा होती है, इन जमाओं पर ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर ऋण देना, व्यापारिक बैंक सुरक्षित कोष के अलावा अन्य जमाओं का प्रयोग उधार देने के लिए करता है, इससे बैंकों को आमदनी प्राप्त होती है। व्यापारिक बैंक निम्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जैसे नगद साख, ग्राहक की सुपात्रता के कारण वे व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार देने की सीमा तय करते हैं। तो इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य, इस तरह से आप लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सीमांत बचत प्रवृत्ति को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। आप लिखोगे सीमांत बचत प्रवृत्ति का मतलब है कि आय में वृद्धि होने पर बचत में कितनी वृद्धि होती है, यह एक अनुपात है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप लिखोगे यह दर्शाता है कि आय के हर अतिरिक्त रुपये में से कितना हिस्सा बचाया जाता है। यह अर्थव्यवस्था से आय की बचत राशि या रिसाव को दर्शाता है। यह परिवार की गतिविधि और उसकी उपभोग आदतों के प्रमुख पहलुओं को दर्शाता है। इसका विश्लेषण करने के लिए बचत रेखा की ढलान को ग्राफ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी, एमपीएस उतना ही अधिक होगा। एमपीएस का अध्ययन अर्थशास्त्रियों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वेतन वृद्धि बचत को कैसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा और लिख देना है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस का सूत्र, सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र है एमपीएस बराबर डेल्टा बाई डेल्टा एस। इसमें डेल्टा बाई का मतलब है आय में बदलाव और डेल्टा एस का मतलब है बचत में बदलाव। क्लियर? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो आंसर है आप किस तरह से लिखोगे? अगर आपका ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में आस्क किया जाता है तो यहाँ पर आपने देख लिया। इसी के साथ गाइस अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे के बीच क्या संबंध है। आपको बताना है राजस्व घाटा क्या है और राजकोषीय घाटे के बीच क्या संबंध है। आप लिखोगे कि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा होता है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। वही राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। और राजस्व घाटा में आप लिखोगे राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का हिस्सा होता है और राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे से ज़्यादा व्यापक शब्द है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा और पूंजीगत व्यय शामिल होता है। राजस्व घाटा सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा असर डालता है। राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को बताता है। ठीक है, राजस्व घाटा सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा असर डालता है, मगर राजकोषीय घाटा क्या करता है, सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को बताता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर या गैर कर प्राप्तियों में वृद्धि करती है।
मौजूदा परिसंपत्तियों को बेचती है, बॉन्ड बाजार से उधार लेती है, बॉन्ड बाजार से उधार लेती है। तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे के बीच क्या संबंध है? आई होप ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही ढंग से गाइस क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। चलिए गाइस उन क्वेश्चंस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। यहाँ पर जो एंड में ऑप्शन है कि पंजाब नेशनल बैंक, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या नहीं होता? सरकारी हस्तक्षेप, आंतरिक हस्तक्षेप, घरेलू क्षेत्र या फिर विदेशी व्यापार। तो एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता। सरकारी हस्तक्षेप ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन आपका राइट है या फिर रॉन्ग है। आंतरिक व्यापार ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन राइट है या फिर रॉन्ग है। और घरेलू क्षेत्र, नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। आप समझ भी सकते हो कि एक बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता, उपभोग, उत्पादन या फिर कीमत। तो यहाँ पर जो कीमत ऑप्शन मिला है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन है उत्पादन, सेकंड नंबर पर है उपभोग और फर्स्ट नंबर पर है उपयोगिता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। यानी यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड में हम देख लेंगे, कुछ और भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है? तो चलिए देख लीजिए सीमांत उपयोगिता क्या है। आप लिखोगे कि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि। सीमांत उपयोगिता को इस तरह समझा जा सकता है। तो पहले आप क्या लिखोगे? जो ऊपर दिया गया है उस तरह से आपको लिखना है। फिर आप लिखोगे कि किसी लाभ की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता या लाभ उस वस्तु की पहले से मौजूद इकाइयों की संख्या के विपरीत होता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि सीमांत उपयोगिता वस्तु या सेवा की एक और इकाई का उपभोग करने पर कुल संतुष्टि में होने वाला परिवर्तन है। तो सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। आप लिखोगे किसी वस्तु की कीमत में बदलाव होने पर उसकी मांग में होने वाले बदलाव को मांग की लोच कहते हैं। यह एक आर्थिक शब्द है। मांग की लोच से यह पता चलता है कि कीमत में बदलाव होने पर मांग में कितना बदलाव होगा, ठीक है। तो मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखना है। इसी तरह से अब यहाँ पर पूछा गया मांग की लोच की परिभाषा। तो आप हेडिंग डालोगे मांग की लोच की परिभाषा और हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि मांग की लोच से यह पता चलता है कि कीमत में बदलाव होने पर मांग में कितना बदलाव होगा। मांग की लोच को मांग की कीमत लोच भी कहा जाता है। मांग की लोच मांग संवेदनशीलता को दर्शाती है। मांग की लोच की गणना मांग की मात्रा में प्रतिशत बदलाव को किसी अन्य आर्थिक चर में प्रतिशत बदलाव से
भाग देकर की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है, या फिर उत्पादन की स्थिर लागत क्या है, स्थिर लागत पूछा जाता है। ठीक है। आप लिखोगे उत्पादन की लागत किसी व्यवसाय के लिए तैयार माल बनाने में होने वाले खर्च को कहते हैं। यह लागत उत्पादन से जुड़ी सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का योग होती है। इसके बाद आप लिखोगे कि उत्पादन की लागत को जानना किसी कारोबार के लिए ज़रूरी है। इससे व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलती है। उत्पादन की स्थिर लागत क्या है, पहले आप इस तरह से यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है उत्पादन की लागत में शामिल लागतें, इसको भी आप समझ लीजिए। फर्स्ट है श्रम की लागत, सेकंड है उपकरण और औजारों की लागत, नेक्स्ट है बीमा की किस्तें, किराया, सामान्य लाभ, और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सेटअप लागत, और नेक्स्ट है मूल्यह्रास। उत्पादन की स्थिर लागत में जो आपकी और भी लागतें हैं उनको यहाँ पर आपने देखा। अगला क्वेश्चन है सीमांत लागत क्या है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है क्वेश्चन आपका। तो आप लिखोगे कि सीमांत लागत वह वृद्धिशील लागत है जब किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है जिसकी गणना कुल लागत में परिवर्तन को मात्रा में परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है। इसके बाद आप लिखोगे एक कंपनी उत्पादन की इकाइयों को इष्टतम रूप से उस बिंदु तक बढ़ा सकती है जहां सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर होती है। तो सीमांत लागत क्या है, आपको इस तरह से वहां पर लिख कर आना है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। आप लिखोगे आर्थिक समस्याएं तब पैदा होती हैं जब संसाधनों की कमी होती है, और इसके बाद आपको लिखना है जब इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। इसे दुर्लभता भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक समस्या क्या है और इसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभता। अगर पूछ ले तो दुर्लभता से क्या आशय है, दुर्लभता का क्या अर्थ है, तब भी आप यही लिखोगे कि आर्थिक समस्याएं जब पैदा होती है, संसाधनों की कमी होती है और इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती रहती है, तो इसे हम दुर्लभता भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसी क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे कि आर्थिक समस्याएं पैदा होने के प्रमुख कारण, आपको हेडिंग डाली है। फिर आप लिखोगे कि असीमित ज़रूरतें, इंसानों की ज़रूरतें लगातार बढ़ती रहती हैं। एक ज़रूरत पूरी होने के बाद नई ज़रूरतें पैदा हो जाती हैं। सीमित संसाधन होते हैं जबकि इंसानों की ज़रूरतें अनंत होती है। संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं। इसमें आप लिखोगे मुद्रा प्रवाह का मतलब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं। इसमें आप लिखोगे कि मुद्रा प्रवाह का मतलब है धन का किसी एक देश से दूसरे देश में आना जाना। यह मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों के भविष्य के रुझान का पता लगाने में मदद करता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि मुद्रा प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें आप लिखोगे ब्याज दरें, व्यापार संतुलन, निवेशकों का भरोसा, किसी देश की अपेक्षाएं। तो मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है, तो इतना आप लिख कर आओगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है कि वैयक्तिक प्रायोज्य आय क्या है, या फिर वैयक्तिक प्रायोज्य आय से क्या आशय है। आप लिखोगे वैयक्तिक प्रायोज्य आय या डिस्पोजेबल आय वह आय है जो किसी व्यक्ति के पास आयकर और अन्य करों का भुगतान करने के बाद बचती है। इसे शुद्ध वेतन भी कहते हैं। यह एक आर्थिक शब्द है। वैयक्तिक प्रायोज्य आय का फॉर्मूला आप लिखोगे कि वैयक्तिक प्रायोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। तो वैयक्तिक प्रायोज्य आय से क्या आशय है, वैयक्तिक प्रायोज्य आय क्या है, इस तरह से गाइस इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप लिख कर आओगे।
ठीक है। फॉर्मूला नीचे ब्रैकेट बनाकर आपको समझाना है कि वैयक्तिक प्रायोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिया गया है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, आप लिखोगी अर्थव्यवस्था का मतलब है कोई देश बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार नहीं करता। इसमें ना तो कोई आयात होता है और ना ही कोई निर्यात। इसके बाद आप लिखोगे बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है। इसका मकसद देश की सीमाओं के अंदर से ही लोगों की हर चीज़ उपलब्ध कराना होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, क्या लिखोगे एक बार दोबारा से देखिए। आप लिखोगे बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कोई देश बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार नहीं करता। इसमें ना तो कोई आयात होता है और ना ही कोई निर्यात। तो इसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन से क्या आशय है। तो भुगतान संतुलन से क्या आशय है, आप लिखोगे भुगतान संतुलन किसी देश के वित्तीय और आर्थिक स्वास्थ्य को दिखाने वाला एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है। और इसके बाद आप लिखोगे कि यह किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का हिसाब रखता है। इसमें किसी देश के चालू खाते, पूंजी खाते और वित्तीय खातों की जानकारी होती है। तो भुगतान संतुलन से क्या आशय है, पहले आपको इस तरह से लिखना है। फर्स्ट लाइन आई होप आपने याद कर ली होगी। ठीक है। ये क्या है, ये किसी देश वित्तीय और आर्थिक स्वास्थ्य को दिखाने वाला एक रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। आप लिखोगे कि केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह देश के अन्य बैंकों को वित्तीय सहायता देता है। जब कोई बैंक वित्तीय संकट का सामना करता है और उसे कहीं से ऋण नहीं मिल पाता तो वह अंतिम उपाय के रूप में केंद्रीय बैंक से संपर्क करता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को हम अंतिम ऋणदाता कहते हैं। तो आई होप गाइस आपने यहीं पर ये याद कर लिया होगा कि केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह देश के अन्य बैंकों को वित्तीय सहायता देता है। ठीक है। और फिर आप लिखोगे कि जब कोई बैंक वित्तीय संकट का सामना करता है और उसे कहीं से ऋण नहीं मिल पाता तो वह अंतिम उपाय के रूप में केंद्रीय बैंक से संपर्क करता है। और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। इसके बाद इसके आगे आप लिखोगे कि केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करने के ये फायदे हैं। इसमें आप लिखोगे यह बैंकों को तरलता की आपूर्ति करता है, यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, यह बैंक या अन्य बैंकों में फैलने वाली दहशत को रोकता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे यह व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण देता है, यह अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराता है, यह बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकार को ऋण देता है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि तैरती विनिमय दर से क्या आशय है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सीधा। सेकंड ऑप्शन है विपरीत। थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अप्रत्यक्ष। आपको बताना है कि विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में संबंध होता है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष ऑप्शन आपका रॉन्ग है, प्रत्यक्ष ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है, विपरीत ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सीधा। विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सीधा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है कि दृश्य मदें, और सेकंड ऑप्शन है अदृश्य मदें। इसके बाद नेक्स्ट है पूंजी अंतरण, और इसके बाद यहाँ पर एंड में आपको ऑप्शन दिया गया है ये सभी। इनमें आपको बताना है कि व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दृश्य मदें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दृश्य मदें व्यापार क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में वृद्धि से कॉफ़ी की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि वृद्धि होगी, सेकंड ऑप्शन है कमी होगी, थर्ड ऑप्शन है कि यथास्थित बनी रहेगी, और नेक्स्ट है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है। यथास्थित बनी रहेगी, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। कमी होगी, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि होगी। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो उसमें वृद्धि होगी। इसके बाद का इस अगला क्वेश्चन है कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, या फिर कोई भी नहीं। तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी? यहाँ पर कोई नहीं, जो ऑप्शन है गलत है। उपभोग वस्तुएं ऑप्शन है, ये भी आपका गलत है। मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अंतिम वस्तुएं भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन मध्यवर्ती वस्तुएं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न दिया गया है कि मांग का नियम क्या है। आप लिखोगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहता है कि सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए किसी वस्तु की कीमतों को गिनना उसकी मांग को बढ़ा देता है तथा किसी वस्तु की मांग का उठाना उसकी मांग को गिरा देता है। यही आपका कहलाता है मांग का नियम। अगर इस तरह से इसकी डेफिनेशन को आप वहाँ पर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से समझाया गया कि मांग का नियम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से लिख के आइए कि सभी पहलू को बराबर रखते हुए, इसको छोड़िए, यहाँ से लिखिए किसी वस्तु की कीमतों का गिरना उसकी मांग को बढ़ा देता है। यानी जब वस्तुओं की कीमत गिरती हैं तो उसकी मांग कैसी होगी? ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ें हम खरीदेंगे। तथा किसी वस्तु की कीमतों को उठाने, यानी जब कीमत बढ़ी होगी तो उसकी मांग गिर जाती है। यही आपका मांग का नियम है। यानी चीज़ें जब महंगी होंगी तो आप कम खरीदोगे, जब सस्ती होती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है। वही मांग का नियम है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है। आप लिखोगे उपभोक्ता संतुलन का मतलब है कि उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह खर्च करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। इस स्थिति में उपभोक्ता को लगता है कि वह अपनी आय का सही इस्तेमाल कर रहा है और उसे खर्च करने का तरीका बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है? क्या लिखा जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब है कि उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह से खर्च करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। इस स्थिति में उपभोक्ता को लगता है कि वह अपनी आय का सही इस्तेमाल कर रहा है और उसे खर्च करने का तरीका बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा
और उदाहरण दीजिए। आप लिखोगे, पहले आपको हेडिंग डाली है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके बाद आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसमें किसी एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार या एक फर्म। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किसे कहेंगे। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे एक उपभोक्ता है, एक परिवार है, एक फर्म है, इन सब का अध्ययन, एक व्यक्ति की आय यानी व्यक्तिगत आय जो है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटा अर्थशास्त्र, जैसे एक उद्योग हो गया। इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हो। नेक्स्ट है उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। तो आप लिखोगे कि अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन का मतलब है आगतों और उत्पादनों के बीच का गणितीय संबंध। यह बताता है कि किसी निश्चित समय में दिए गए साधनों का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन फलन नवशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। इसमें आप लिखोगे, पहले आपको हेडिंग डालिए उत्पादन फलन की परिभाषा, और फिर आपको लिखना है उत्पादन फलन आगतों और उत्पादनों के बीच का फलात्मक संबंध होता है। यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए साधनों का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन फलन में भौतिक आगतों और आउटपुट के बीच कार्यात्मक संबंध होता है। उत्पादन फलन में इनपुट को व्याख्यात्मक या स्वतंत्र चर के रूप में और आउटपुट को आश्रित चर के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसृण लागत का अर्थ बताइए। तो अपसृण लागत का अर्थ क्या है? आप लिखोगे, अपसृण लागत का मतलब है कि किसी खास विकल्प को चुनने के लिए दूसरे विकल्पों से छूटे जाने वाले संभावित लाभ, इसे वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे, अपसृण लागत अर्थशास्त्र में एक अहम अवधारणा है। यह निर्णय लेने में मदद करती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे कि अपसृण लागत का अर्थ बताइए। तो अपसृण लागत का अर्थ वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अपसृण लागत का अर्थ क्या है और इसका जो आंसर है वहाँ पर आपको किस तरह से लिख कर आना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए हम अब उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। ये भी अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। आप लिखोगे, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं ये हैं। फर्स्ट है कि क्या उत्पादन किया जाए, और सेकंड होता है कि कैसे उत्पादन किया जाए, और नेक्स्ट इसकी केंद्रीय समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या उत्पादन किया जाए, और उत्पादन किया जाए तो वो कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। यही अर्थव्यवस्था की जो आपकी केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, तो यही है। नेक्स्ट है चयन की समस्या यानी चुनाव की समस्या क्या है। आप लिखोगे कि जब किसी व्यक्ति या समाज को अपनी असीमित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यह चयन यानी चुनाव की समस्या कहलाती है। यह समस्या आर्थिक समस्या का भी एक रूप है। अब जैसे गाइस, कोई भी चीज़ आप मार्केट में लेने गए हो, ठीक है, तो आपके पास ओनली 10 रुपये हैं और आपको एक नोटबुक भी लेनी है और आपको एक पेन भी लेना है। तो आप वहाँ पर देखोगे कि किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर जब आप चुनाव करोगे कि किस चीज़ को हमें लेना है, तो वही आपकी चयन की समस्या कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा और इसमें देख लीजिए कि इंसानों की ज़रूरतें असीमित होती हैं, उपलब्ध साधन सीमित होते हैं और उपलब्ध साधनों के कई वैकल्पिक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि चयन की समस्या या फिर चुनाव की समस्या क्या है। ठीक है, तो जो आपकी असीमित आवश्यकताएं हैं और उनके सीमित साधन के द्वारा उनको जब आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स को, तो वही आपकी हो जाती है चयन की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। ये भी पूछा जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में।
आप लिखोगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे उत्पाद होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी और वस्तु या सेवा के निर्माण में किया जाता है। इन्हें अर्ध तैयार उत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है। और मध्यवर्ती वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेचा जाता। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? जिनका इस्तेमाल किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में किया जाता है और इन्हें हम अर्ध तैयार या फिर अर्ध निर्मित उत्पाद भी कहते हैं या फिर अर्ध निर्मित वस्तुएं भी कहते हैं, कहा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेचा जाता। इनका पहले किसी सेवा या किसी वस्तु में इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार का क्या अर्थ है? उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए देख लीजिए बाजार का क्या अर्थ है। आप लिखोगे कि बाजार का मतलब है वह जगह जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि बाजार भौतिक या आभासी दोनों तरह के हो सकते हैं। बाजार के कई उदाहरण हैं जैसे कि खुदरा दुकान, शेयर बाजार, ऑनलाइन बाजार, थोक बाजार आदि। इसके बाद आप लिखोगे कि बाजार के उदाहरण में आप लिखोगे कि खुदरा दुकान, शेयर बाजार, ऑनलाइन बाजार। तो गाइस बाजार का क्या अर्थ है? आपको इस तरह से लिखना है कि वह जगह जहाँ पर खरीदार और विक्रेता यानी क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान यानी लेन देन करते हैं, तो वही आपका हो जाता है बाजार। इसकी परिभाषा आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखोगे कि मुद्रा प्रवाह का मतलब धन का किसी एक देश से दूसरे देश में आना जाना। यह मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों के भविष्य के रुझान का पता लगाने में मदद करता है। मुद्रा प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक ब्याज दरें, व्यापार संतुलन, निवेशकों का भरोसा, किसी देश की अपेक्षाएं। ठीक है। पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं कि मुद्रा प्रवाह का मतलब है धन का किसी एक देश से दूसरे देश में आना जाना। यह मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों के भविष्य के रुझान का पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। आप लिखोगे, पहले आपको हेडिंग डालनी है कि वस्तु विनिमय प्रणाली। हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि मुद्रा के बिना किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने की प्रणाली है। इसमें विनिमय की कोई सामान्य इकाई नहीं होती। वस्तु विनिमय प्रणाली की कई कमियां हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? क्या लिखोगे? वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने की प्रणाली है। इसमें विनिमय की कोई सामान्य इकाई नहीं होती। वस्तु विनिमय प्रणाली की कई कमियां हैं। ठीक है। तो इस तरह से, और इसकी कमियां क्या हैं उनको आप देख चुके हो। इस क्वेश्चन का आंसर हम कई बार देख चुके हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका और आस्क किया जाता है कि प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली क्या है? अभी आपने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें आप लिखोगे कि प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली का मतलब है कि दो पक्ष बिना पैसे के वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करें। यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था है। इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब नकदी की कमी हो। यानी प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली का मतलब है कि एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु की जो आपको ज़रूरत है उसको आपको लेना। ठीक है। तो क्या लिखोगे प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली में कि दो पक्ष बिना पैसे के वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान यानी लेन देन जब करते हैं तो वही आपका प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली कहलाता है। यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था है। और इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब नकदी की कमी हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 3 प्रतिबंधित कार्य बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 3 प्रतिबंधित कार्य कौन से हैं? आप लिखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को जमा स्वीकार करने और आम जनता को ऋण देने का काम नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ मुख्य कार्य जैसे मौद्रिक नीति बनाना
उसका कार्यान्वयन करना और उसकी निगरानी करना, ये 3 प्रतिबंधित कार्य हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि वित्तीय प्रणाली का नियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, ये भी इसके कार्य है। बैंक नोटों को जारी करने को विनियमित करना, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा भंडारण बनाए रखना, देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को राष्ट्र के लाभ के लिए संचालित करना। इसके बाद आप लिखोगे कि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 प्रतिबंधित कार्य पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपने और भी देख लिए। इसके बाद कुछ और भी देखिए, आप यहाँ पर लिखोगी, इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? तो समग्र मांग क्या है? आप लिखोगे कि किसी देश में तैयार माल और सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। यह किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का माप है। समग्र मांग को किसी विशिष्ट समय और मूल्य स्तर पर व्यक्त किया जाता है। समग्र मांग के घटक जैसे उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। तो समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। समग्र मांग के घटक यहाँ पर नहीं पूछे गए, आपने देख लिया कि उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। और समग्र मांग क्या है कि किसी देश में तैयार माल, ठीक है, और सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न में इतना भी वहाँ पर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न आपने देख लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, स्टॉक व प्रवाह में क्या अंतर है? तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद कुछ थोड़ा और भी इसका आंसर देखेंगे। स्टॉक और प्रवाह यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, पर प्रवाह चर से अभिप्राय उस चर से है जो एक समय अवधि के दौरान मापा जाता है। समय काल इधर स्टॉक में लिखो, स्टॉक चर का कोई समय संदर्भ नहीं होता, पर इधर लिखोगे प्रवाह चर की समय सीमा होती है जिसकी मात्रा को एक समय अवधि के दौरान मापा जाता है। अवधारणा की प्रकृति में लिखोगे यह एक स्थैतिक अवधारणा है, और प्रवाह में लिखोगे यह एक गतिविधि संबंधी अवधारणा है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक में, और प्रवाह का एग्जाम्पल क्या है इसको यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसको आपने देख लिया, इसके बाद इसका आंसर थोड़ा और 1-2 लाइन में यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्टॉक और प्रवाह क्या है। आप लिखोगे स्टॉक और प्रवाह दोनों ही मात्रा को मापने के तरीके हैं। स्टॉक किसी निश्चित समय पर मापी गई मात्रा होती है, जबकि प्रवाह किसी समय अवधि में मापी गई मात्रा होती है। स्टॉक क्या होती है? किसी निश्चित समय पर मापी गई मात्रा, और प्रवाह क्या है? प्रवाह किसी समय अवधि में मापी गई मात्रा होती है। तो स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है? इस तरह से वहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। क्लियर? इसी तरह से गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं? आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बड़ी होती है, उत्पाद समरूप होते हैं, कारक गतिशील होते हैं और हर किसी को बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने की, तो किस तरह से लिखना है? और हर किसी को बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद आप लिखोगे साथ ही एकाधिकार संयोजन संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इस तरह से थोड़ा आपको लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बड़ी होती है, उत्पाद समरूप होते हैं, कारक गतिशील होते हैं और हर किसी को बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
लघु उत्तरीय प्रश्न में कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक लाइन लिखोगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के मुख्य कार्य ये हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि मुद्रा जारी करना और उसका प्रबंधन करना, देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति बनाना, उसका कार्यान्वयन करना और उसकी निगरानी करना, देश की ऋण प्रणाली का संचालन करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। इसके बाद आप लिखोगे कि सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करके साख नियंत्रण करना, देश की क्रेडिट प्रणाली को सहायता प्रदान करना। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, तो उसी तरह से आपको वहाँ पर लॉन्ग में ही इसका आंसर लिख कर आना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कुछ और भी यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि वित्तीय प्रणाली का नियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, इसके बाद मुद्रा जारी करना और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिसंचालन योग्य ना रहने पर उन्हें नष्ट करना। तो और इसके बाद नीचे आप लिखोगे मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा भंडार बनाए रखना, देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को राष्ट्र के लाभ के लिए संचालित करना। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे कि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद आप लिखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और सीडी के देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये आपको बता दिया गया। क्वेश्चन गाइस आपका ये आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1929, इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा और देखिए, आप लिखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ और कार्य, जैसे नकदी मुद्रा से लड़ना, बाजार में नकली बैंक नोटों के बारे में जनता को जागरूक करना, ये भी आपका भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, स्थानीय सहकारी और स्वदेशी बैंकों के क्षेत्रीय और आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप लिखोगे कि अप्रत्यक्ष कर उत्पादों और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर आय और लाभ पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के बीच मुख्य अंतर यह है कि अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर किसी मध्यस्थ के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ता से एकत्र किए जाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर सीधे सरकार को भुगतान किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है वो बताइए। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, अप्रत्यक्ष कर उत्पादों और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर आय और लाभ पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के बीच मुख्य अंतर है कि अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर किसी मध्यस्थ के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं से एकत्र किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के दो प्रमुख शाखाएं हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्ति या फर्म जैसे व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति, मूल्य, बिक्री और वैयक्तिक साधनों का विश्लेषण किया जाता है।
और इसके बाद आप लिखोगे, अब जैसे व्यष्टि का देख लिया कि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय वगैरह का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे समग्र मांग है, समग्र पूर्ति, आय आदि का अध्ययन हम करते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को आपको पता ही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा अर्थशास्त्र, यानी हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र होता है आपका विशाल अर्थशास्त्र यानी बड़ा अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देखिए, आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति, मूल्य, बिक्री और वैयक्तिक साधनों का विश्लेषण किया जाता है। वही समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय वगैरह आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन। और वही समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य तल का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकीर्ण होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकीर्ण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है विशाल अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इन दोनों में अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अच्छे से आपको रट लेने हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका ये आज कर ही लिया जाता है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में कर लिया जाएगा, नहीं तो आपका जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें रख दिया जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है। इसके बाद थोड़ा इसके बारे में आप इस तरह से लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका आज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वास्तविक प्रवाह क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है या फिर वास्तविक प्रवाह क्या है। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में भी रख दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन गाइस आप ये तैयार कर लेंगे कि गुणक क्या होता है। ठीक है, गुणक क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में रखा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे कि गुणक क्या है। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये याद कर लेना है